हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2017 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर के 51 तक डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। देखिए, ये आपको सेल रिएक्शन दी हुई है। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो किसी भी सेल का अगर इस टाइप से आपको रिएक्शन दे दिया है तो बहुत ईजी है उसका ई सेल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन मतलब ई कैथोड माइनस जो कैथोड पे होता है वो रिडक्शन होता है माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन जो होता है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या है आपका आयरन है, तो आयरन है 0.77 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 0.76। ठीक है, तो 1.53 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आर्गन गैस एज्यूम टू बी आइडियल इज एक्सपेंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 550 लीटर टू 200 लीटर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन देन द फाइनल टेम्परेचर वुड बी। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन करोगे आप जानते हो कि देखो एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक के केस में जो होता है जैसे आइसोथर्मल के केस में होता है ना, पी वी इजक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो P1 V1 इजक्वल टू होता है P2 V2। ऐसे ही आइडियल के गैस में होता है PV टू द पावर गामा इजक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल है। ठीक, तो ये होता है। अब यहाँ से मैं निकालूंगा, देखो P1 V1 टू द पावर गामा इजक्वल टू होगा P2 V2 टू द पावर गामा। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकाल लूंगा कि PV इजक्वल टू nRT, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। जो प्रेशर है इसको मैं टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। तो फाइनली जो आएगा ये आएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 मतलब T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखो आप। तो गामा जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है Cp, किसी के भी लिए होता है Cp/Cv। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो Cp की वैल्यू होगी वो 5/2R होगी और Cv जो होगा वो 3/2R होगा। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1.6 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो T1 क्या है हमारा 300 केल्विन, वॉल्यूम V1 क्या है 50 लीटर, V2 क्या है 200 लीटर और T2 हमको कैलकुलेट करना है। गामा की वैल्यू मिल गई, तो ये आप बस जस्ट वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो T2 जो निकल के आ रहा है ये मेरा 125 के आसपास आ रहा है। तो आप देखो शायद ये 119 केल्विन का जो आंसर है यही सही होगा। आप एक बार इसको चेक कर लेना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर इज सी। तो एवरेज स्पीड का आप फार्मूला जानते हो, V एवरेज होता है √8 kT/m। ठीक है, यही होता है। ये m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2, तो √8 kT/π और यहाँ पे 2। अब एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर, तो एवरेज स्पीड ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, देखो 8 kT/π और m की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 16। ठीक, हाइड्रोजन के लिए 2। तो अगर इसका आप रूट ले लोगे तो जो बचेगा आपको, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपका बच रहा है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया था तो इसलिए हमने यहाँ 2 लिया। इसका एटॉमिक वेट 1 होगा हाइड्रोजन का 1 के लिए, तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 1 के लिए 16 होगा, लेकिन 2 के लिए कितना होगा 32 होगा। तो ये 32 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 2। तो 16 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर आएगा 4 और रूट अंदर बचा रहेगा, तो √8 kT/में पाई × 2। तो ये वैल्यू किसके लिए है, एवरेज स्पीड है हाइड्रोजन का। ठीक है, जो कि दिया हुआ है C। तो ये कितना आएगा C/4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा D। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है ऑफ ए सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन, जिसका देखिए मोलर कंडक्टेंस ये दिया हुआ है।
तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है 137 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो KSP की वैल्यू आपको दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर, ठीक है, लीटर -2। रेजिस्टेंस आपको निकालना है जिस सोल्यूशन का प्लेस्ड इन द कंडक्टिविटी सेल विद द सेल कांस्टेंट, मतलब L/A जो होता है वो होता है सेल कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू दी है 0.75 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो कि आपको यहाँ से रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये रिवर्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का। तो आप जानते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A, ठीक है। तो अब मैं R यहाँ से अगर लिखूँ और रो की जगह 1 मैं K स्पेसिफिक कर दे रहा हूँ और L/A, क्लियर है। अब देखो K स्पेसिफिक इसकी वैल्यू हमको अभी निकालनी है। ये कैसे निकालूंगा, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना λm होता है K स्पेसिफिक डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक है ये, हाँ कंफ्यूज मत होना। KSP अलग होता है, K स्पेसिफिक ये अलग है, और स्पेसिफिक डिवाइडेड बाई C। अब देखो C यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो KSP आपका जो AgCl के लिए आएगा वो S² आएगा। तो यहाँ पर C² हो सकता है, मतलब ये मैं S लिख देता हूँ कंसंट्रेशन। तो S = हो जाएगा √KSP। तो जब आप इसका रूट लोगे तो ये आपको S की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से आप K स्पेसिफिक निकाल लोगे तो ये हो जाएगा λm इंटू S मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहाँ K की वैल्यू उठा के आप रख दो, आपको रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिल जाएगा। तो L/A की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.75, 1/K स्पेसिफिक की वैल्यू यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। देन आंसर को आप पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर B आ रहा है 4.6 इंटू 10⁻5। इसका रूट लेंगे तो ये लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास आएगा। तो आप इसको जो है सॉल्व करके एक बार देखिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में किया था कि सर मैथ का क्वेश्चन कुछ करा दीजिए प्लीज़। तो मैं आप लोगों के लिए मैथ के क्वेश्चन को भी, जो भी मैं सॉल्व कर पाया हूँ क्वेश्चन, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाँ एक बार और है, मैं आप लोगों से जैसे बोल नहीं रहा हूँ वीडियो में कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और क्योंकि आप लोगों को फर्दर अपडेट भी मिलता रहेगा, और जो भी बच्चे नए बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ भी जाएंगे, और मतलब उनको फर्दर अपडेट मिलता भी रहेगा, और वो अच्छे से मतलब अपने आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। tan θ/2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin θ/2 अपॉन में cos θ/2, ठीक है। ये बेसिक सा फार्मूला है। अब देखो इसको किस फॉर्मेट में लाना है, तो यह क्या होता है कि हमेशा फार्मूले के टर्म में लाना होता है जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों जगह मैंने cos θ/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 sin θ cos θ, तो ये जो sin 2θ होता है ना, sin 2θ इक्वल टू होता है 2 sin θ cos θ, ये फार्मूला होता है। देखो बाय वालों को ये याद रखना पड़ेगा, हाँ। तो अब यहाँ पे जब ये होगा तो 2θ आप करोगे तो θ की वैल्यू यहाँ क्या है, θ/2 है, तो ये 2 से 2 से कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin θ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे देखो 2 cos² θ, तो ये जो फार्मूला होता है कि 2 cos² θ की जगह मैं लिख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे फार्मूले होते हैं कि 1 - 2 sin² θ लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर cos² θ जो होता है ना, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल जो होता है ये cos 2θ बराबर होता है 2 cos² θ - 1। तो ये हमारा ऑलरेडी जो है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको लिखा cos 2θ को 2 cos² θ - 1। अब यहाँ पे हमारे पास 2 cos² θ है,
तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ 2 थीटा होगा तो 2 थीटा या थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रिएक्शन फॉलो द जनरल रेट लॉ काइनेटिक्स, ये इसका रेट का ऑर्डर मतलब रेट का इक्वेशन दिया हुआ है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 3 and the concentration of C is decreased by a factor of 2, the rate of reaction will decrease by a factor। तो सिंपल रेट इज इक्वल टू क्या है, आपको जो दिया हुआ है उसको आप नोट करते जाओ, बहुत इजीली आप क्वेश्चन देखो कर पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। B को 3 टाइम फैक्टर से डिक्रीज कर दिया है, जबकि C को 2 टाइम फैक्टर से डिक्रीज कर दिया, तो K बराबर क्या मिला, कंसनट्रेशन concentration of A, concentration of B square upon में 9 into concentration of C divided by 2, तो 9 into 2 मतलब 18। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो 18 के फैक्टर से वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो R डैश जो होगा वो 18 टाइम्स होगा, तो ये आपका C आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोबिलिटी दिया है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का A प्लस और B माइनस इतना, और रेशियो ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है T प्लस होता है करंट कैरिड बाय द कैटायन, ठीक है, जो कैटायन के द्वारा करंट कैरिड किया जाता है ऑन टोटल करंट I प्लस प्लस I माइनस। तो सिंपल आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, तो आप 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई दोनों को सम करके वो कर दो आप। ठीक है, और ऐसे ही आप T माइनस निकाल लो, उसके बाद T माइनस निकाल के उन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो जब आप रेशियो निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.15 आएगा। ठीक है, इजीली आप इसको सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एक्स-रे बीम कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, ए पार्ट ऑफ फोटॉन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन एंड द लाइट इज स्कैटर्ड। कहीं भी अगर आपको लाइट स्कैटर्ड दिखाई दे तो स्कैटरिंग जो फिनोमेना होता है, जैसे एक फोटॉन आ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हुआ, इसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया, प्लस ये लाइट स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये इफेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। क्लियर है, कहीं भी लाइट की स्कैटरिंग होगी तो रमन इफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। देखो कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाइब्रेशनल, वो 3n-5 होता है लीनियर के लिए। ठीक, और नॉन लीनियर है तो 3n-6 होता है। तो ये मॉलिक्यूल तो नॉन लीनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ काउंट कर लो, 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 6, 6 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 9 माइनस 6 कर दो, ये वाइब्रेशनल का आ जाएगा, तो 27 माइनस 6, तो ये आपका बचेगा कितना, 21, ये वाइब्रेशनल होगा। और रोटेशनल क्या होगा, जब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल होता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। और अगर वो लीनियर है तो 2 होता है रोटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि इक्वेशन कनेक्टिंग द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। तो सब जानते हैं कि Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R होता है, यही होता है ना। तो Cp बराबर क्या लिख सकता हूँ, R प्लस Cv। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एंटीमनी इज कितना। इट हैज ओनली 2 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप, अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप ऑफ विद मास इतना इज इतना परसेंट, द मास ऑफ द अदर आइसोटोप। देखो जो एटॉमिक वेट होता है ना, एटॉमिक वेट जो होता है इज इक्वल टू होता है, जैसे पहला जो आइसोटोप है फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, उसका मास, फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू उसका अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, तो वो कितना है, और प्लस दूसरा जो सेकेंड आइसोटोप है, सेकेंड आइसोटोप उसका मास इनटू उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, तो अबंडेंस का कितना परसेंट है डिवाइडेड बाई 100, यही होता है
तो आप देखो एटॉमिक वेट यहाँ 121 दिया है, ठीक है, 1.75, ठीक है, 757 इज इक्वल टू फर्स्ट आइसोटोप 120 दिया है, 120 इंटू 57.3 होगा, प्लस सेकेंड का कितना अबंडेंस हो जाएगा, फर्स्ट का इतना है तो 42.7 होगा, इंटू उसका कितना अमाउंट होगा, मान लो x होगा, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, इसको x की वैल्यू आप निकाल लो। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 122.90 समथिंग आया था। वो एक बार आप सॉल्व करके देख लो, फार्मूला यही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कि ये दिया है कि 100 एक्सरे डाइफ्रैक्शन पीक ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल अकर एट थीटा डिग्री इतना, द 1 डाइफ्रैक्शन पीक विल बी ऑब्जर्व एट। देखो सिंपल यहाँ फार्मूला लगाना है, डाइफ्रैक्शन रूल 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले d1 है, मतलब d2d100 साइन थीटा वन की वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू n लैम्डा, एक्सरे यूज कर रहा है तो सेम वेवलेंथ है, ठीक है, और सेम ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन भी होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड हो गया 2d111 साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, सेकंड हो गया। अब देखो d का फॉर्मूला आप जानते हो, a अपॉन में अगर क्यूबिक सिस्टम है तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये एच के एल होता है वैसे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये √3 हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ a बाई √3 कर दो और यहाँ a बाई सिंपल a होगा। तो दोनों को रख के वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे θ2 आपको निकालना है, θ1 ऑलरेडी 19.50 दिया हुआ है, सारा सब कुछ वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको 33.77 के आसपास मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल कैन है। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने हो सकते हैं, H2O यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लो एक एटम आता है तो ये यहाँ से आएगा, ऑक्सीजन के थ्रू अप्रोच करेगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके थ्रू हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके थ्रू हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अप्रोच करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ 3 हो सकता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि फॉर ए सर्टेन फेज ट्रांजिशन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम बट द स्पेसिफिक हीट हैज अ डिसकंटिन्यूटी, फ्रॉम दिस इट मे बी कंक्लूडेड दैट द फेज ट्रांजिशन इज, कौन से ऑर्डर का है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दो टाइप के फेज ट्रांजिशन होते हैं। एक फेज ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है, और एक होता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो आपको क्राइटेरिया याद रखना है कि कब फर्स्ट ऑर्डर होगा, कब सेकेंड ऑर्डर। अगर गैस फ्री एनर्जी G अगर कंटिन्यू है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर इंट्रॉपी और वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक, ये आप खुद भी देख सकते हो, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का क्राइटेरिया है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर में देखो यहाँ पर G जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक, लेकिन जो S एंड V है ये आपका कंटिन्यूअस होगा, वहाँ डिसकंटिन्यूअस था, यहाँ कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद जो हीट कैपेसिटी Cp, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Kt, ठीक है, और अदर फैक्टर जो अल्फा है, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सारे जो है डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। तो यहाँ दिया है कि हीट कैपेसिटी सेकंड डिसकंटिन्यूअस है, तो ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। क्लियर है, इसको जरूर ध्यान में रखना, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर होता है, कौन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑर्गेनल डज द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। अब ये तो देखिए क्वेश्चन बायो वाले जरूर बताएंगे, अगर मैं कहीं भी इनकरेक्ट हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना। वैसे ये राइबोसोम होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक बार बायो वाले बच्चे जरूर इसको कंफर्म कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये डबल डिफरेंशिएशन करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको अवॉइड करने हैं एग्जाम में, ठीक है, बट अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन एग्जाम में अवॉइड करना, क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और आप इसको लेकर के बैठे रहेंगे, आपका टाइम किल होगा। तो
मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करें। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर आपको करवा दे रहा हूँ। देखो, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जैसे आप करोगे तो ये क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 है। तो जैसे x टू द पावर n होता है, उसका डिफरेंशिएशन बायो वाले बच्चों को पता नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ, n x टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसका हो जाएगा 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 -1, और फिर इसका बाद जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये -2 इंटू एक्स होगा। तो ये पहला डिफरेंशिएशन हुआ। फिर आप सेकंड इसका निकालो, सेकंड डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करो, देन आप लिमिट की वैल्यू रखोगे जब x इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.5 मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया, आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिमिट 0 से l है और ये साइन पाई बाई एल और x बाई एल और कॉस ये dx निकालना है। सिंपल, ये आपको जो है इंटरमीडिएट में सिखाया जाता है कि इसको आप t मान लो, कॉस पाई x बाई एल इज इक्वल टू टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन पाई x बाई एल इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पाई एक्स बाई एल का भी होगा, तो पाई बाई एल हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे कि सिंपल साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ये इंटू डी एक्स बराबर डी टी लिख सकते हो, डी टी एल बाई पाई, तो ये सिंपल आप रख दोगे डी टी एल बाई पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस को आपने t मान लिया हुआ है। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा लिमिट। और जब x की वैल्यू l है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, l से कैंसिल, cos पाई -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप सिंपल सॉल्व कर लो, आपका जो है आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आपका 0 आएगा। एक बार आप सॉल्व करके देख लो। अब t का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो यार, मतलब इतना तो आपको नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये सिंपल t²/2 होगा। हाँ, और ये l बाई पाई बाहर रहेगा, और t² जो है यहाँ 1 यहाँ -1, तो सिंपल अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो -1 है तो वो 1/2 -1/2 बराबर 0 आएगा। ठीक, इसका 0 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर निकिल है, हाँ, निकिल एटॉमिक वेट दिया है, क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस विद द यूनिट सेल लेंथ। ठीक है, यूनिट सेल लेंथ दिया है ए की वैल्यू, तो डेंसिटी पूछ रहा है, तो रो बराबर जानते हैं ZM/में NA इंटू AQ। जेड क्या है, कितने किस लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, FCC, जेड की वैल्यू 4। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एटॉमिक वेट कितना है 58 है, तो 58.71 एक मोल के लिए है, तो एक एटम का कितना होगा, एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.023 इंटू 10⁻23। ए की वैल्यू कितना है 3.52 है। ठीक है, अब देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों पूछा है, तो सिंपल आप जो है इसको 10⁻⁸ सेंटीमीटर करके इस क्यूब कर दो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आप निकालोगे तो आंसर 8.9 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंबस्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये देखिए तीनों एक ही टाइप के कंपाउंड है, एल्केन ही है, सिर्फ ब्रांचिंग बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांचिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे अगर देखो तो 6 7 होगा, तो एक तरीके से यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितना लंबा चैन होगा आपका ना उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होता है। ठीक है, जितना लंबा चैन होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतना ही उसको तोड़ने में, मतलब कंबस्टन मतलब जलाने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट की एनर्जी तो देखो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आपका बात होता है सेकंड और थर्ड, तो आप जान रहे हो कि देखो सेकंड का ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका कार्बन चैन ज़्यादा है कंपेयर टू थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड का ज़्यादा होगा, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है।
अच्छा, इसके बाद देखो फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है यार, ये आप लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। -2 माइनस आई अंडर 2√3। तो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म का है, ठीक। पोलर फॉर्म में इसको लिखना है। पोलर फॉर्म जो होता है वो होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म इसका। अब r की वैल्यू पता होना चाहिए, r बराबर होता है √a² प्लस b², ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो -2 है, b की वैल्यू क्या है -2√3 है, ठीक। आप वो वैल्यू रखो तो ये आएगा 16 का रूट आएगा 4, तो r की वैल्यू आपकी आएगी 4। फिर उसके बाद cos थीटा की जगह पे आप रखो e⁻i थीटा, ठीक है। cos की जो वैल्यू होती है वो मैं बता रहा हूँ, और प्लस e⁻−i थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है, प्लस i इंटू साइन थीटा का वैल्यू होता है e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा डिवाइडेड बाई 2i होता है। इसको सॉल्व करिए, फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4e⁻i⁴ ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 4π/3i, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये आपको डिफ्रेंसिएशन दिया है, सिंपल log x टाइप का ये कंपाउंड है, इसको सिंपल आप डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हो यार, ठीक। तो log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 1/x होता है। तो सिंपल पूरा कंपाउंड को x² 2x + 1 कर दो, ठीक। और अब ऊपर से फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो x² 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन अगर करोगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे अगर, तो ये 0 हो गया, तो ये नीचे पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज पूछ रहा है, तो यहाँ देखो 1 1 2 3 5 8, यहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 से 2 में पिछला वाला ऐड किया 1, 2 से 3 में 2 से 3 में 1 ऐड हुआ है, 3 से 5 में 2 ऐड हुआ है, 5 से 8 में 3 ऐड हुआ है, 13 में 5 ऐड हुआ है, ठीक है। पिछला वाला नंबर जुड़ता जा रहा है, 8 ऐड हुआ है, तो 21 में कितना ऐड होगा, 13 ऐड होगा, तो 31 ऐड करेंगे तो 34 पहुंच जाएगा, तो आपका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द अल्फा एंड द बीटा आर रिमेनिंग टू एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल देन sin 2α = टू। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक अगर 90 डिग्री हो गया तो ये अल्फा अगर ये बीटा है, तो 2α 2 मतलब ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2α + 2 बीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कर सकता हूँ मैं। अब देखो, अब यहाँ पूछा है sin 2 बीटा, तो मैं 2 बीटा की जगह पे 180 - 2α लिख सकता हूँ, तो मैं sin 180 - 2α लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा sin 2α, ठीक है। तो ये आएगा sin 2α, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो कि ये पूछा है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये कर्व, ठीक है। ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x² - y² बराबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, x² 2x² हो जाएगा, कैंसिल कर दो 3, x की वैल्यू ±√3 मिलेगी, दो वैल्यू x की मिलेगी, मतलब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। उसके बाद देखो कि ये पूछा है कि सीरीज कौन सी है यार। अब देखो ये सीरीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी सीरीज और पूछ देगा। यहाँ पर वैसे ये जो सीरीज है ये cos हाइपरबोलिक x का है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो इसको ना करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो कि लिमिट पूछा है x² - 3x + 2 का, तो सिंपल x की वैल्यू पहले 1 रखो, तो ये 1 - 3 + 2 डिवाइडेड बाई e⁻, यहाँ देखो ये करेक्शन है, ये e⁻x - 1 है, ठीक है। तो e⁻1 - 1 करोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, मतलब ऊपर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर करो, नीचे का डिफ्रेंसिएशन नीचे, देन लिमिट की वैल्यू रखो। तो जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2x - 3, और नीचे का करोगे तो e⁻x मिलेगा। अब वैल्यू रखो x = 1, तो ये होगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई कितना होगा, e⁻, आपका कितना x की वैल्यू
सॉरी ये e टू पावर x माइनस वन था, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो e टू पावर x माइनस वन ही आएगा, ठीक। और x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की वैल्यू वन आएगी, तो ये वन माइनस वन आपका मिलेगा, ठीक। तो ये आपका मिलेगा माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ज़ीरो। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि अगर आप e टू द पावर x माइनस वन को अगर इस तरीके से लिखोगे तो यही वैल्यू मिलेगा, आपका माइनस वन ही आएगा, ठीक है, यही रूल है। हाँ, अगर ये x e टू द पावर x माइनस वन है अगर, देन आप यहाँ पर देखो एल हॉस्पिटल नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो जीरो आएगा लेकिन नीचे जीरो नहीं आएगा। e टू द पावर वन मतलब इसकी वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग 2.7, माइनस वन करोगे तो ये वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा, जब जीरो बाई जीरो होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी बाई जीरो हो तभी लगता है ये रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डाउट है, ये आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, या फिर यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि फॉलोइंग इज द बेस्ट अचीव विद, किसके साथ अचीव होगा। अब देखो कॉपर जो लिथियम है ना हमेशा 1/4 पोजीशन पे अटैक करता है, तो इसको तो कभी मत लेना, तो कॉपर वाला तो खत्म कर दो। बच्चा ब्यूटाइल लिथियम, तो ब्यूटाइल लिथियम का एक मोल लोगे अगर तो ब्यूटाइल माइनस लिथियम प्लस हुआ। अब ब्यूटाइल माइनस 1-2 पोजीशन पे अटैक करता है, यहाँ अटैक करके ये ओपन कर देगा, ठीक। तो एक तरीके से यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ O माइनस होगा, फिर ये देखो O माइनस और लिथियम प्लस होगा यहाँ, फिर ये रिवर्स आएगा और ये OH माइनस को रिमूव कर देगा, ठीक। तो आप सिंपल अगर देखो तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप। इसके बाद फिर से ब्यूटाइल को अटैक करा दो, यहाँ O माइनस होगा, तो ये आपका बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, जस्ट मिनट। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ सेकंड स्टेप कर दिया, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो ये क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर एल्कोहल है, तो ये H प्लस ईजिली रिमूव होगा, ठीक है, और यहाँ OLi बनेगा, और ये H प्लस जाकर के ब्यूटाइल माइनस होगा वो H प्लस ले लेगा, तो यहाँ OLi बनेगा। उसके बाद देन ब्यूटाइल माइनस आएगा सेकेंड स्टेप में, वो यहाँ रिएक्ट करेगा, ये O माइनस बनेगा, देन ये रिवर्स डबल बॉन्ड आएगा और ये OLi निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका दो इक्विवेलेंट ये यूज होगा ब्यूटाइल लिथियम, क्लियर हुआ, ठीक है। दो इक्विवेलेंट, पहले स्टेप में H प्लस निकलेगा, दूसरे स्टेप में वो होगा, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर पूछा है कि द वेक्टर्स जो है दो वेक्टर दिए हैं और पूछा है कि वो कोप्लेनर होंगे। तो देखो कोप्लेनर के लिए अगर तीन वेक्टर दिए हों इस टाइप से, तो उनका आप डिटर्मिनेंट निकालो और वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सिंपली यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को लिखते जाओ I, J और K की, ठीक। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, यहाँ x है, यहाँ पर J का कोफिशिएंट 1 है और K का -2 है, देन वहाँ पर 2 है, I का, J का वैल्यू 0 है, K का वैल्यू 1 है, देन अगेन I 3, J -2 और K 1, तो ये वैल्यू आपका 0। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये -9/2 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको पता ही है, जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे पहला कोफिशिएंट लोगे x, तो उसके बाद आपको ये और ये बंद करना है, सिर्फ ये लेना है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो मतलब 0 1 मतलब 0 हो गया, माइनस, अब देखो यहाँ फिर से माइनस यहाँ लगता है, उसके बाद -2 × 1 ये -2, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कोफिशिएंट होता है इसके लिए माइनस लेते हैं हमेशा, माइनस, अब 1 लिया, ठीक है। तो हमेशा मिडिल वाला क्रॉस कर दो, ये और ये, ठीक। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से जब लोगे तो इसको क्रॉस करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो 2 -3, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक अगला लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, ये और ये पूरा क्रॉस कर दो, ये बचा जो आपका वो कर दो, तो इसके लिए प्लस होता है हमेशा, प्लस माइनस
ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये चलता है, चाहे आप इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो। तो जब मैं ये इसका लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4 -0। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये -9/2 के इक्वल आएगा, इसको 0 कर देना बराबर। क्लियर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस इथाइल मैग्नीशियम, ठीक है, C2H5Mg इसके साथ रिएक्शन कराना है और बोल रहा है कि इन सब में से कौन जो है टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगा। तो देखिए ये जितने भी ओन वाले कंपाउंड है ना, कीटोन वाले, ठीक, ये सारे जो है दे देंगे, जितने ओन वाले हैं तो ये दोनों दे देंगे। ठीक, कैसे दे देंगे, यहाँ पे OMg माइनस आएगा, ये अटैक करेगा, ये दे देगा। ठीक, उसके बाद इथाइल बेंजोएट, तो ये आप देखो बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल C2H5, यहाँ पे O, इसके बगल में C+O और ये आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया इथाइल बेंजोएट। अगर यहाँ भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये भी टर्शियरी अल्कोहल देगा क्योंकि कीटोन है। अब आते हैं इथाइल फॉर्मेट पे, C2H5, ठीक है, O C+O और इथाइल फॉर्मेट H, ये है ना। यहाँ देखो एक तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराते भी हो, दो मॉलिक्यूल अगर मान लो आता भी है तो एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और आएगा तो मान लो यही आएगा RMgX, मान लो C2H5 आया तो C2H5 आके यहाँ अटैच हुआ, ये O माइनस होकर के ये OH होगा, तो जब भी बनेगा तो यहाँ एक H है, यहाँ एक O है, यहाँ क्या है C2H5 है। ठीक, अब मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फिर से यहाँ पे इसके नहीं, अब ये बस यही बनेगा तो इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी इस पे, तो ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है भाई, अब ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोग करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताओ कितना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए है, बायो वाले जो बच्चे हैं आप सॉल्व करो और इसको बताओ मुझे कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस यही लेना है, इसका लोगे तो इसको क्रॉस कर देना, इसका करना सॉल्व, इसको लोगे तो इसको कर देना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बॉल विच is thrown vertically upward satisfies the height versus time equation। तो ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट, कहीं भी अगर मैक्सिमम या मिनिमम का अगर क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, dH/dt जिसके टर्म का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। देखो जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, उसके बाद 14 माइनस 5 इंटू 2 मतलब 10t। ठीक है, t की वैल्यू अब ये बराबर 0 कर दो तो ये क्या होगा 10t बराबर 14, तो अगर t निकालोगे तो 1.4 आएगा, तो 1.4 वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, या तो A होगा या B होगा। अब ये t की वैल्यू यहाँ 1.4 रख के सॉल्व कर लो तो ये अराउंड 12.8 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब की रिएजेंट इन द वुडवर्ड सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, तो हमेशा सिस के लिए जो है ना वाटर यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो सिस के लिए हमेशा जो है CH3 सिल्वर एसिटेट में वाटर यूज होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर ये ट्रांस होता तो वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कैन इजीली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि COOH ग्रुप को निकालना। ठीक है, इस ग्रुप को अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके आप देख लो, तो यहाँ जैसे नेगेटिव चार्ज दोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमेशा जो है ब्रिजिंग में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये देखो आप। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ से डबल बॉन्ड बनने का। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो जितने भी ब्रीजिंग में डबल बॉन्ड बनेंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। ठीक, तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन लेट होगा और जो ब्रीजिंग में नहीं बनेगा वो इजीली हो जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो सेकेंड वाले की मेरे ख्याल से डीकार्बोक्सिलेशन इजीली होगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बहुत बार रिपीट होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग।
ये सल्फर यहाँ पर कंटेन कर रहा है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व होता है, एक बाहर रहता है, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, यही जानते हैं ना हम लोग। और n की वैल्यू यहाँ अगर 1 है, ठीक है, तो कितना होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद ये देखो, ये आप सब लोग जानते हो कि ये इतना ऑक्टोलियम जो होता है ना, मतलब 8 कार्बन होता है और 4 डबल बॉन्ड होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी जो है एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 10 मिनिमम 10 होने चाहिए। इसके बाद इसको देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, एक रिंग में इन्वॉल्व है जो एरोमेटिसिटी बना रहा है और दूसरा बाहर है, ठीक। तो एक लोन पेयर से मतलब नहीं है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा एटम ऐसा है जहां पर एक लोन पेयर लेकर के अगर रिंग एरोमेटिक हो जा रही तो वो हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्यों एरोमेटिक नहीं है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ये जो है इनसाइड वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस काज करते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग क्या होता है कि स्लाइटली अपवर्ड हो जाता है। हाँ, मतलब ये प्लेन में नहीं रहते हैं, मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे सब कुछ काउंट होगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक रीजन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये काफी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इस वजह से ये नहीं है। और ये तो आप जानते ही हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन जो एनायन होता है उसका ही वर्जन है, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक होगा। तो आपका के एम और ओ, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इन सब में देखो एनिलीन है ये, ठीक है, NH2, यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लस R ग्रुप है, मतलब जो इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस M भी बोलते हैं उसको, या प्लस I है, तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। अगर माइनस ग्रुप है, माइनस R माइनस M, मतलब वही है, इसको R या M लिखते हैं, ठीक है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस, तो माइनस I, तो ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखो NO2 ग्रुप है, माइनस I इफेक्ट शो करता है, माइनस R शो करता है, तो इस वजह से इन सब में इसकी तो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी तो निकल पड़ी भाई, तो फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। देखो नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे उसका माइनस R इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट उसका काम नहीं करता, सिर्फ माइनस I इफेक्ट काम करता है, ठीक, यही काम करता है। तो जो मेटा पोजीशन है यहाँ पे माइनस R नहीं काम करेगा, माइनस R जो है डोमिनेट होता है माइनस I पे। तो ये जान लो कि यहाँ माइनस R है, यहाँ माइनस R है, मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी इन दोनों से ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद थर्ड हुआ, तो सिर्फ आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्लियर, तो ये आपने समझ गए कि हाँ यहाँ माइनस I है, तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस R नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा फ्री है डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो NO2 ग्रुप आर्थो पोजीशन पे है, दोनों खींचेगा माइनस I माइनस R, और डिस्टेंस भी कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादातर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा इजीली डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है कि फॉलोइंग कंपाउंड का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिंपल यहाँ देखो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें देखो बेंजीन रिंग में जो है ये सिंपल यहाँ पर एक NH है, एक यहाँ NH है। अब दोनों में से कोई भी H+ ले सकता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, अगर ये लेगा, ठीक है, इसके वैसे भी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, अगर ये लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन सकता है NH+, ये वाला, अगर ये लेगा तो ये बनेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इधर भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये नहीं फॉलो होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका बी प्रोडक्ट होगा यहाँ, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसकी ज्यादा है क्योंकि सेकेंडरी एमीन है, ठीक है।
और ये भी सेकेंडरी है, लेकिन इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को इसके विड्रॉ करेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ से है यार, मैथ आप लोग करवा रहे हो। चलो देखो ए का क्या होगा। अब ए यहाँ पर दिया है, ए इनवर्स आपको इसके साथ ऐड करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये बताना पड़ेगा आपको। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे को फैक्टर निकालना होता है। जो भी ये मैट्रिक्स है ना, इसका को फैक्टर निकालना होता है। को फैक्टर कैसे निकालते हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनानी होती है। जैसे ये एलिमेंट है, इसका को फैक्टर ये होगा, ठीक है, तो ये होगा -1। फिर इसका है 0, 0 का ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, देखो ये हमेशा इस तरीके से कैंसिल कर देना है, तो जो बचेगा वही होगा। फिर जब 0 का निकालूंगा इधर इधर कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 0। फिर इसके लिए निकालूंगा इधर इधर कैंसिल कर दो, 0 बचा। फिर इसके लिए निकालूंगा तो यहाँ यहाँ कैंसिल कर दो, 1 बचा। ये इसका हो गया को फैक्टर, ठीक है। तो हमेशा कभी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसका हमको वो फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का। जो आपको मतलब को फैक्टर मिला है ना, इसका हमको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब जो है, जो रो में है उसको कॉलम में भेज दो, -1 0, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो 0 1। यहाँ पे तो सेम है, कहीं कहीं डिफरेंस होता है, तो ट्रांसपोज लेना है। पहले को फैक्टर, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया हमने। अब उसके बाद जो ट्रांसपोज मिल रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट मतलब जो ये मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, -1 -0 = 0, ये -1 आएगा। इससे डिवाइड करना होता है, तब मिलता है ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू होती है -1, ठीक है, ये मिलता है। पहले को फैक्टर का ट्रांसपोज और उससे डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से, तो ये मिलेगा। तो सिंपल -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0 -1, ये मिल गया। अब इसमें आप अपना मैट्रिक्स ए ऐड कर दो, क्या है 1 0 0 -1, तो ऐड करोगे क्या मिलेगा 2 0 0 -2, ठीक है। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से यार क्वेश्चन करना, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता था मैं आप लोगों को मैथ करा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे और अच्छा मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द ब्लड ग्रुप टाइपिंग इन द ह्यूमन बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बायो स्टूडेंट के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका आंसर देखा है तो ये मुझे लिपिड मिल रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि ये कैसे डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप टाइपिंग। तो ये मुझे बायो वाले जो स्टूडेंट है ना वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो आइडेंटिफाई द टॉपिसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, मार्क HA एंड HB। देखो यहाँ पे कैसे डिसाइड करना होता है। तो जो भी हाइड्रोजन आपको देखने हैं, ठीक है, सपोज ये हाइड्रोजन देखना है, तो इन दोनों को अगर आप रिप्लेस करो, जैसे HA की जगह अगर HB रख दो तो यहाँ HA होगा, मतलब ये जो है HB और HA होगा। तो ये पहले वाला जो मॉलिक्यूल होगा, सपोज ये जो है आपका Br है, ये HB है, ये HA है और ये Br है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से पहले, ठीक है, तो ये मैं सपोज इसको मिटा दे रहा हूँ, मान लो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ये देखो आप, ये जो इमेज है ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो ये HB HA और यहाँ HA HB ये एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, यहाँ से अगर मैं मिरर डालूंगा तो। अब इसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमको देखना दो चीज, एक तो मिरर इमेज, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है यार, यहाँ पे अगर आप प्लेन डाल रहे हो तो ये और ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, ये और ये सिमेट्रिकल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है प्लस मिरर इमेज है, दोनों पॉज कर रहा है, तो इसका मतलब ये होमोटॉपिक होता है, ठीक है, होमोटॉपिक अगर दोनों पॉजेस कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ HB कर दे रहे हो, यहाँ HA कर दे रहे हो और ये प्लेन आप डाल दे रहे हो, ठीक है, जो इन दोनों को काटते हुए जा रहा है, तो ये भी देखो प्लेन काट रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्लस जो है मिरर इमेज है एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, होमोटॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे दोनों होमोटॉपिक है।
अगर आपका सिर्फ मिरर इमेज प्रेजेंट रहे, प्लेनार सिमेट्री एब्सेंट हो, तो वहाँ इनएंसियोटॉपिक होता है, ठीक है, इनएंसियोटॉपिक होता है। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, मिरर इमेज और प्लेनार सिमेट्री, तो वो होता है डायस्टीरियोटॉपिक, ठीक। उसके बाद देखो आप, अगला जो क्वेश्चन है हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो एसिड होता है इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप का वो होता है, अगर हाइड्रोजन है तो वो रिप्लेस होकर के हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है, Cl या I किसी से भी, ठीक है। तो अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंपाउंड दैट डज नॉट, ये यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये रेड फास्फोरस और Br2 के प्रेजेंस में होता है, हेलोजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, मतलब जो भी होगा। कंपाउंड दैट डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म, तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म कौन नहीं बनाएगा, देखो आयोडोफॉर्म का जो क्राइटेरिया होता है वो CH3COO ये ग्रुप होना चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म बनाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये सारे जो है आयोडोफॉर्म बनाते हैं, इन तीनों में देखो सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कॉमन मिलेगा, बना के देखो स्ट्रक्चर एक बार। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर बी है, ठीक है। कैसे है, देखो 3 पेंटेनॉन, पेंटेनॉन मतलब 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब बीच में एंटेनॉन, तो ये यहाँ इथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ इथाइल ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप जो है CH3CO होना चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए, तो ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन सर इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच ओलेफिन अमंग द फॉलोइंग पूछ रहा है। सिंपल आपको जो है यहाँ देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ओलेफिन पे, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डायरेक्टली डिलोकलाइज है इसमें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये जो है ओलेफिन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। जबकि यहाँ देखो तो -I और +R दो इफेक्ट काम करेंगे, लेकिन -I डोमिनेट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को उधर विड्रॉ करेगा, तो यहाँ भी कम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ अगर देखेंगे तो +I इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ +R इफेक्ट काम कर रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन द आयोडीन। हम सब जानते हैं कि आयोडीन यार जो है देखो किसकी कमी से जो है वो होता है ना, थायराइड, तो ये थायरॉक्सोन जो है हार्मोन, ये आयोडीन कंटेन करता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं ये तो प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये देखो C6H5MgBr है, तो सिंपल ये माइनस होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये माइनस होगा, फिर MgBr यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक। H3PO4H+ देगा, तो ये OH बन जाएगा, और हीट है तो इसका क्या फंक्शन होगा ये एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पर OH बनेगा प्लस C6H5 ये आकर अटैच होगा, जब हीट करेंगे तो यहाँ से एक क्या होगा कि H+ यहाँ देकर के ये एल्कीन बना देगा, तो ये सिंपल आपका 5 मेंबर रिंग और C6H5 और ये एल्कीन बनेगा। इसके बाद देखो यहाँ ओजोनोलिसिस कराया है H2O2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ अगर H2O2 होता है तो ये डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये सिंपल एसिड में कन्वर्जन होगा इसका, तो जो एसिड वाला प्रोडक्ट होगा वही आपका बनेगा। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि बी वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ NaBH4 होता तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्राफ y = e⁻x²। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि y = x² का ग्राफ क्या होता है। देखो हम सब जानते हैं कि x² = 4ay का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ऐसे होता है, और x² = y का जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब देखो y = -x² का ग्राफ क्या होगा, ये देखा जाए तो ऐसे होगा, ठीक। अब यहाँ सिंपल दे दिया क्या, y = e⁻x², e की वैल्यू क्या है 2.7 है, e⁻x², तो इसका जो ग्राफ होगा अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2.7 होगा, मतलब यहाँ पर होगा, तो ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, सिंपल जो है यहाँ पे टच करेगा, मतलब 0 पे नहीं होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है, साइक्लोएल्केन है, तो इसका जो है प्रोडक्ट जो बनता है ये देखिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये जो है सिंपल आपको ये नॉर्मल प्रोपेनॉल देता है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, CH3 CH2 CH2 इसका होल थ्राइस, यहाँ SO4 ये बनता है प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, देन ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसका 3 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक।
तो इसका सी प्रोडक्ट सही होगा। उसके बाद पूछा है कि ओलिफिनेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का ओलिफिनेशन कराना है, मतलब एल्कीन में कन्वर्जन करना है। कैसे करोगे यार, याद है रिएक्शन, वीटिंग रिएक्शन, ठीक है, वीटिंग रिएक्शन होता है ना, PPS3 PO, हाँ तो वही होगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन DNA। तो DNA को जो कंटेन करता है न्यूक्लियस के अलावा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, ठीक है। आप लोग यार प्लीज़ जो है इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए आंसर की तैयार करता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।